हेलो विद्यार्थियों, मैं अजीत पटेल। तो चलिए हम जानते हैं। तो हम ब्लड के प्रकार के बारे में बता रहे थे कि ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। जैसे हम बताए थे हम तुमको कि ब्लड के 40% या 45% लगभग जो प्लाज्मा पाया जाता है और 60 से 65% भाग जो होता है, 60 से 55% जो भाग होता है क्या होता है, और रुधिराणु पाया जाता है। रुधिराणु पाया जाता है। रुधिराणु, इस रुधिराणु के अंतर्गत आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आते हैं हम इस प्लाज्मा को अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हम इन दो कंपोनेंट्स को बता दिए हैं और उसके बाद हम पढ़ाएंगे रुधिराणु को अलग अलग। हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, हम पहले प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए, ब्लड यानी रक्त चैप्टर का जो ब्लड का एक पार्ट्स होता है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम भी प्लाज्मा ही होता है। जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। यानी रक्त यानी जो ब्लड में तरल अवस्था में पाए जाने वाले भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है, बहता है, वो इसी वजह से बहता है क्योंकि जो कंपोनेंट्स रुधिराणु के होते हैं वो ठोस फॉर्म में होते हैं। हम फर्स्ट पार्ट में बताए हैं कि कैसे मिलकर आपस में और बहते हैं, कैसे वो आपस में मतलब वो संलयन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलकर बहते हैं। ठीक, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक तरल अवस्था का भाग होता है, इसी वजह से ब्लड हमारा वो होता है, तरल होता है। ठीक, इसका यानी प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। इसमें 90% जो होता है ना, जल ही होता है, यानी पानी होते हैं। उसके बाद से प्लाज्मा में बिलिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। बिलिरुबिन हमारा लीवर तैयार करता है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है हमारे शरीर में बिलिरुबिन, और उसी बिलिरुबिन के कारण जो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। और इसी बिलिरुबिन के कारण जो हमारे कोई भी इंसान है ना, उसका जो लेटरिन होता है ना, वो पीला होता है। तुम किसी भी कलर के खा लो, किसी भी कलर का कोई भी भोज्य पदार्थ खाओ, लेकिन लेटरिन कैसा होता है, पीला ही होता है। यानी किसके कारण, अगर कोई पूछ दे लेटरिन का रंग पीला ही क्यों होता है, तो वो होता है बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण, बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब आ जाओ, बिलिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। अब आते हैं जो हमारे प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है प्लाज्मा, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो इसमें जो वाटर्स होते हैं, वाटर यानी जल, वो 90% होते हैं। प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% होता है। उसके बाद दूसरा हमारा कंपोनेंट्स होता है इसमें ग्लूकोज और प्लस खनिज लवण। ठीक है, यह क्यों है, उसमें ऊर्जा निर्माण करता है। तो इसमें ग्लूकोज 0.1% और खनिज लवण 0.9% पाया जाता है। ब्लड में ग्लूकोज 0.1% और ब्लड में खनिज लवण 0.9% पाया जाता है। अब ध्यान दो, तीसरा कंपोनेंट हो गया प्रोटीन। हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ही प्रोटीन पाया जाता है। और उस प्रोटीन जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हमारे 7% होता है। प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन और फाइब्रिन। जो फाइब्रिनोजेन होता है ना, ग्लूकोज में से अगर फाइब्रिनोजेन के निकाल लिया जाए तो उसमें शेष बचे भाग को हम सीरम कहते हैं। यानी ग्लूकोज है जो प्लाज्मा को अगर हम एक मतलब टेस्ट ट्यूब में रखें, ठीक, प्लाज्मा को अगर हम टेस्ट ट्यूब में रखें और उसमें से हम देखें कि हाँ ये पूरा प्लाज्मा है, अगर उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोटीन के फाइब्रिनोजेन नामक पदार्थ को, यानी यह क्या है, यह फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है। ग्लूकोज से
प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल लोगे ना तो जो शेष बच जाएगा उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। ठीक है, और जब फिर उसमें फाइब्रिनोजन, सीरम में फाइब्रिनोजन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। बात समझ में आ गया, समझ में आया ना। तो यहीं पे देखो प्लाज्मा के कार्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में, हम एक दिन बताए थे, एक स्थान से कोई भी प्रोटीन, जैसे हम खाना खाएं, हमारे पेट में जब भोजन डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के फलस्वरूप जो हमको मिला एनर्जी या फिर कोई भी प्रोटीन, लवण, खनिज जो भी मिला, वो क्या, वो ब्लड के साथ मिलकर और हमारे हर एक शरीर के ब्रेन तक, हैंड तक, लेग तक और अन्य पार्ट तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, ब्लड के ही माध्यम से। और ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा के माध्यम से ही माने जो ब्लड और प्लाज्मा आपस में मिलकर चलते हैं। तो ये जो प्लाज्मा ही है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। उसके बाद देखो प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। जो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है ना, इस पीएच मान को ना प्लाज्मा जो होता है ना संतुलित यानी बैलेंस्ड करके रखता है। समझ में आया। उसके बाद देखो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ये प्लाज्मा होता है ना, ये रक्त को थक्का बनने में भी मदद करता है। ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर ही कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे रक्त को थक्का बनने में मदद करते हैं। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। जैसे हमारे शरीर में जब हम रिस्पायरेशन किए, श्वसन किए और उसके बाद कुछ भोजन डाइजेशन किए, इस दोनों के फलस्वरूप हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के माध्यम से तो लोग ना पहले कूदना फूदना बंद करो, इतना मार मारेंगे ना भैया। क्या बता रहे थे कि देखो हमारे शरीर में जैसे हम रिस्पिरेशन कर रहे थे, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन, और क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भोजन के द्वारा से मिला हमको ग्लूकोज, इन दोनों का आपस में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, दोनों का आपस में ऑक्सीडेशन होता है। इसी ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या बनता है, तो 6 CO2 प्लस H2O, 6 अणु H2O प्लस ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का फॉर्म है। ठीक है, 38 ATP बराबर होता है 1 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, माने 38 ATP बराबर ना 1 ग्राम नहीं, 1 ग्लूकोज का अणु बनता है। और 38 गो ATP रहेगा ना तो ग्लूकोज का 1 अणु तैयार हो जाएगा। और यही ग्लूकोज हमारे पास हम एनर्जी का काम करता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी का काम करता है, अगर हम ज़्यादा खा लिए काम एनर्जी, जैसे कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे एनर्जी वाला पदार्थ खा लिए हैं, हम कुछ ऐसा किए ही नहीं जो कि हमारे शरीर में एनर्जी वेस्ट हो, तो हमारे पास एनर्जी बच गया ना, यानी ग्लूकोज बच गया, तो ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चंस कि मनुष्य अपना भोजन कैसे, किसके फॉर्म में स्टोर करता है, तो मनुष्य अपना भोजन लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, वही ग्लाइकोजन एक रहता है, उसी में से फिर हम निकाल के खर्च करते हैं। उसी के देखो ग्लाइकोजन में स्टोर होते होते ना क्या होता है, हमारा फैट बढ़ता है। अगर कोई आदमी मोटाना स्टार्ट करे ना तो सबसे पहले उसका पेटे निकलता है, उसके बाद शरीर मोटाएगा। और वही अगर वर्क कर रहा है तो उसका पेट नहीं निकलेगा, डायरेक्ट अब उस पर शरीर ठीक ठाक हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ देखो सीरम के बारे में जानते हैं। सीरम ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा के ही एगो कंपोनेंट से देखो बताते हैं। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। यानी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाए ना तो क्या बच जाएगा, सीरम। वही होता है सीरम।
बात समझ में आ गया। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लोगे तो क्या बचेगा, सीरम। बात समझ में आया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना, समझ रहे ना, रक्त का थक्का बनने वाला कारक ये सब होता है, जैसे कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो विटामिन के होता है, और बात किया जाए तो हमारा पूरा प्लाज्मा ही अथी होता है, उसमें कार्यरत है। उसमें बोला जाए तो प्लेटलेट्स कार्य करता है। ठीक, ये सब रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, लेकिन रक्त के थक्का नहीं बनने में कौन मदद करता है? तो रक्त के थक्का नहीं बनने में हमारे शरीर में एक लीवर में एक प्रोटीन बनता है, जिस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन। हेपेरिन, ये जो होता है ना हेपेरिन, हेपेरिन हमारे शरीर में ना किधरों रक्त को थक्का नहीं बनने देगा। बात समझ रहे हो। अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन रहा है मतलब हमारे मौत का कारण। बात समझ रहे हो। हेपेरिन हमारे शरीर में एक चीज का काम करता है ना, कि पूरा शरीर में रहता है, पाया जाता है, माने पूरा ब्लड में मिलकर घूमता है, और कहीं खून को जमने नहीं देगा, अकेला सब पे भारी पड़ जाता है। देखो खून जमाने में तो कौन कौन, पूरा प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये सब मिलकर काम करता है। उसके बाद से इधर अभी बोले थे ना विटामिन के प्लस प्लेटलेट्स, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर अथी रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, लेकिन अकेले इस सब पे भारी पड़ जाता है हेपेरिन। हेपेरिन अकेले जमने नहीं देता, लेकिन हेपेरिन को एक चीज़ से दुश्मनी है, और चीज़ क्या है, तो इसको दुश्मनी है O2 से, यानी ऑक्सीजन से। ठीक है, इसको जैसे हवा मिल गया, एयर मिल गया, एयर के माध्यम से ऑक्सीजन मिल गया ना, एक शॉट देने क्या होगा कि जम जाएगा, ये अपना काम में मर जाएगा, हेपेरिन में मर जाएगा, अब वहाँ सब ब्लड जमा हो जाएगा। जैसे देखना डॉक्टर सुई देता है ना, तो सिरिंज को ऐसे मार मार के उसमें से पूरा ऑक्सीजन को, चाहे जो भी एयर्स होते हैं ना, एयर को निकाल देता है, क्योंकि इसको एयर से तकलीफ है। एयर निकाल देगा और उसके बाद सुई देगा। अगर गलती से डॉक्टर एयर को साहित्य डाल दिया हमारे शरीर में, अब हमारे शरीर में एयर गया तो ब्लड वहाँ जमा देगा। अब यहाँ पर टोए गएगा तो कोई गाड़ी बाप रे दर्द करता, समझ रहे हो ना, पूरा दर्द हो रहा होगा, तो डॉक्टर अब यहाँ फूल जाएगा, तो डॉक्टर साहब कहेंगे एक काम करो ना, यहाँ पे अथी है, गर्म पानी को सेद दो, गर्म पानी को सेद दो, वो ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है, गर्म पानी को हम लोग सेद देते हैं तो ठीक हो जाता है। बात समझ रहे हो। तो यानी कि हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से हेपेरिन नहीं जाना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, सॉरी, हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से ऑक्सीजन या फिर मैंने कोई भी प्रकार का एयर नहीं जाना चाहिए। एयर गया तो मतलब कि नुकसान करेगा। अब हमारे माध्यम से जैसे जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है हमारे फेफड़ा में, तो वो तो ब्लड से टचिंग नहीं है, और ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया तब जा रहा है। लेकिन ब्लड में एयर जैसे ही लग गया, ध्यान देना थोड़ा सा, कि ब्लड में जैसे एयर संपर्क में आया, एयर के यानी हवा के संपर्क में आया, शॉट देखा होगा कि हेपेरिन को जमा देगा। बात समझ रहे ना। ब्लड क्या होगा कि जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा, क्या होगा, उसमें हेपेरिन को क्या करके जाते जाते पहले सुखा देगा, यानी कि जमा देगा। हेपेरिन मर गया तब हमारे शरीर का पूरा ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ से मान लो स्पीड से जा रहा है, 120 के स्पीड से जा रहा है, 80 के स्पीड से आ रहा है, अतल है ना हेपेरिन से जम गया है, मतलब है ना ब्लड जम गया है। अब बताओ नलिए जाम हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, यानी फट जाएगा नस। तो इसीलिए हेपेरिन हमारे शरीर में ब्लड को नहीं जमने देता है। किसके माध्यम से, एयर अगर उसको मिल जाए, एयर मिल जाए तो फिर वो जम जाएगा, क्योंकि हेपेरिन मर जाता है एयर से। बात समझ में आ गया। तो अब इस ऐसे कर लो। अब आगे ब्लड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।